हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपने डिसोल्यूशन वन शॉट के पार्ट थर्ड पे पहुंच चुके हैं, जिस पार्ट थर्ड में हम समझेंगे कि हम डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज को कैसे कैसे मेंटेन करते हैं। राइट, तो ये वीडियो भी देखनी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना और अपने 6 मार्क्स या 4 मार्क्स डेफिनेटली गेन करना, क्योंकि आपके एग्जाम में 99% चांस होते हैं कि डिसोल्यूशन चैप्टर में से जर्नल एंट्रीज ही आती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए वो ही लेके आया हूं जिस क्वेश्चंस में 3 पार्टनर्स हैं, अनिल, भानु और चंदू। राइट, ये पूरे के पूरे डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर इकलौती एक ऐसी इलस्ट्रेशन है जिस इलस्ट्रेशन में जो ट्रांजेक्शंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस हैं, तो इन ट्रांजेक्शंस का भी ट्रीटमेंट बच्चों को करना जरूर आना चाहिए। राइट, पहली ट्रांजेक्शन क्या कहती है? अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। राइट, आपके सामने इंफॉर्मेशन गिवन है कि अनिल, भानु, चंदू 3 पार्टनर्स हैं और तीनों के रेशियो 3:1 है और 31 मार्च 2023 को पार्टनरशिप हम डिसॉल्व कर गई और आपके सामने बैलेंस शीट में ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। अनिल ने कंप्यूटर को टुक किया है एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अनिल ने कंप्यूटर को ले लिया इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। आपके सामने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मेंशन किया गया है लोन बाय अनिल 1 लाख। राइट, पार्टनरशिप फर्म ने अनिल से 1 लाख रुपए का लोन लिया था। राइट, तो जब पार्टनरशिप फर्म ने अनिल से 1 लाख रुपए का लोन लिया था तो अनिल ने क्या बोला कि आप जो मुझे मेरे लोन के पैसे रिटर्न करोगे, वापस करोगे, तो आप मुझे वो वापस मत करो, मैं तो आपका स्टॉक लेके जा रहा हूं। राइट, तो अभी तक मैंने आपको समझाया था कि पार्टनर के लोन को कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है क्रेडिट साइड में, लेकिन यहां पार्टनर के लोन की क्या एसेट्स के साथ सेटलमेंट हो रही है, तो इस ट्रांजेक्शंस की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। राइट, सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। अनिल टुक फर्नीचर एट 8,000 एंड डेटर ऑफ 2 लाख एट 1,72,000। अनिल ने फर्नीचर को टेकन ओवर किया है 8,000 में और 2 लाख रुपए के डेटर को अनिल टेक ओवर करता है 1,72,000 में एंड द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट, और उसके थ्रू क्रेडिटर्स भी पे किए गए हैं 60,000 रुपए के। राइट, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? अनिल ने फर्नीचर को भी टेकन ओवर किया और डेटर को भी टेकन ओवर किया। जब कोई भी पार्टनर एसेट्स को टेकन ओवर करता है तो एंट्री क्या होती है? अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्नीचर है 8,000 का, डेटर है 1,72,000 के, तो ये अमाउंट कितना बैठ गया? 1,80,000। राइट, उसके बाद अनिल ने क्या काम किया है? क्रेडिटर्स भी पे किए गए हैं, कितने अमाउंट के? 60,000 रुपीज के, तो इसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000। आगे चलते हैं। भानु टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000 एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। भानु ने स्टॉक इन ट्रेड को टेकन ओवर किया है 70,000 में और उसके साथ साथ सन्ड्री एसेट्स को भी टेकन ओवर किया है 72,000 में। तो पार्टनर्स टेकन ओवर करेगा तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन अमाउंट का समेशन कर लेते हैं, 70,000 और 72,000, 1,42,000। राइट, आगे चलते हैं। चंदू टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। चंदू ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को टेकन ओवर किया। ध्यान से देखना, ये ट्रांजेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी समझदारी के साथ देखना। चंदू ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को टेकन ओवर किया है एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1,000 एज डिस्काउंट। चंदू ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को, हमारे पास सन्ड्री एसेट्स कितने की है? 1,70,000 की, 1,70,000 की ही है, 1,70,000 की। ठीक, अब 1,70,000 में से
कुछ सन्ड्री एसेट्स को भानु ले गया था 72,000 में, जो सन्ड्री एसेट्स क्या है, बीइंग 10% लेस द बुक वैल्यू। भानु ने 72,000 में से, ये जो 1,70,000 की सन्ड्री एसेट्स है, इस 1,70,000 में से कुछ सन्ड्री एसेट्स को भानु ने टेकन ओवर किया था 72,000 की वैल्यू में, और ये वैल्यू उस बुक वैल्यू का 10% कम है, यानी कि ये वैल्यू उस बुक वैल्यू का 90% है। तो इस 72,000 को 90% से डिवाइड करो, आंसर आएगा 80,000। 72,000 डिवाइड बाय 90%, आंसर 80,000 आ गया। तो इस 1,70,000 में से 80,000 की सन्ड्री एसेट्स को तो कौन लेके चला गया, भानु। रिमेनिंग बच कितना गया, माइनस 1,70,000, 90,000। अब 90,000 की सन्ड्री एसेट्स को कौन लेके जा रहा है, चंदू लेके जा रहा है एट 90% वैल्यू में। अब इसका भी 90% कितना आ गया, 81,000, और इसमें भी 1,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद। तो यानी कि चंदू ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को टेकन ओवर किया है 80,000 में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, चंदू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000। आगे चलते हैं। चंदू ने लोन की भी लायबिलिटी को पे कर दिया 300 रुपए के इंटरेस्ट के साथ। लोन कितना है, पार्टनरशिप फर्म का लोन कितना है, 15,000। इसी में ही अब अगर लोन की लायबिलिटी को पे किया जाएगा तो वो भी कैश या बैंक से ही पे होगी। लोन कितने का था, 15,000 का, प्लस 300 रुपए का इंटरेस्ट, 15,300। आगे चलते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2700 के, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी पे हो गए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2700। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि रिमेनिंग डेटर वर सोल्ड टू अ डैट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। अब जो भी हमारे रिमेनिंग डेटर बच गए, अब डेटर्स कितने के थे, डेटर्स टोटल 2,62,000 के थे। ध्यान से देखना, डेटर टोटल 2,62,000 के थे, उसमें से 2 लाख के डेटर को कौन लेके गया था, अनिल लेके गया था 1,72,000 में। ये किसने टेकन ओवर किए थे, अनिल ने टेक ओवर किए थे। 2,62,000 में से 2 लाख माइनस करो तो 62,000 क्या हो गए, रिमेनिंग डेटर हो गए। अब इस 62,000 के डेटर्स को भी में से भी सिर्फ 50% का अमाउंट हमें कलेक्ट हुआ है, तो 31,000 रुपीज हमें कलेक्ट हुए हैं। तो इस 31,000 की जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 31,000, राइट। तो इस क्वेश्चन में कोई और ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है जिसकी जर्नल एंट्री पास की जाएगी। लायबिलिटी साइड में भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, एसेट साइड में भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि हम लोग जर्नल एंट्री को कैसे कैसे मेंटेन करते हैं। ये क्वेश्चंस जरूर देखना, क्योंकि इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपके सामने एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी जो ट्रांजेक्शंस है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन ट्रांजेक्शंस की भी रिकॉर्डिंग आपको जरूर आनी चाहिए, राइट। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता क्या है कि पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। कैश को छोड़कर जितनी भी एसेट्स हैं या जो भी लायबिलिटीज हैं वो
रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी हैं। उसके बाद ये जो आपके सामने ट्रांजेक्शन्स गिवन है, इन सभी ट्रांजेक्शन्स की आपसे जर्नल एंट्री पूछी गई है। पहली ट्रांजेक्शन क्या कहती है कि स्टॉक है हमारे पास 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए के स्टॉक में से पी टुक 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। पी ने आधे स्टॉक को टुक किया है 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि पी आधा स्टॉक लेके चला गया। बैलेंस स्टॉक को वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, और जो स्टॉक बच गया उसे 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया है ऑन कॉस्ट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? स्टॉक को कौन लेके गया है? पी। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 2 लाख रुपए के स्टॉक में से 50% के स्टॉक को लेके चला गया पी। 2 लाख का 50% बनता है 1 लाख, और 1 लाख को भी 10% के डिस्काउंट पे लेके गया है, तो 1 लाख का 10% 10,000, यानी कि वो 90,000 में स्टॉक को लेके गया है। बैलेंस स्टॉक को बेचा गया 25% के प्रॉफिट पे। ये भी आपको डीपली समझा देता हूं। स्टॉक 2 लाख का था, राइट? एक को तो ले गया पी, दूसरे को कैश में बेचा है। पी ने इसके 50% को, यानी कि 1 लाख के स्टॉक को 90% में लेके गया है, तो यानी कि 90,000 में लेके गया। बैलेंस 2 लाख में से 1 लाख गए, 1 लाख बच गया। 1 लाख के स्टॉक को 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो 1 लाख का 25% 25,000, तो उससे पैसा कितना आया? 1,25,000। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 125,000, 125,000। आगे चलते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन्स पे। 2,25,000 के डेटर हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000 का है, और 20,000 ऑफ द बुक डेट प्रूव बैड। 2,25,000 के डेटर हैं, यानी कि हमें उम्मीद थी कि हमें हमारे डेटर 2,25,000 रुपीज को देंगे, पे करेंगे, लेकिन हमें क्या पता चलता है कि बुक डेट प्रूव बैड ऑफ 20,000। 2,25,000 में से 20,000 रुपए हमारे मर चुके हैं, तो 20,000 रुपीज कम एक पार्टनरशिप हमको रिसीव हुए हैं डेटर से। तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 2,25,000 में से 20,000 माइनस करो, 205,000, 205,000। आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 12,50,000 की है, उसे बेचा गया है 15 लाख में एक ब्रोकर के थ्रू, लेकिन उसने 2% का हमसे कमीशन भी चार्ज किया है, राइट? किसी भी एसेट्स को बेचेंगे तो कैश हमें रिसीव होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट? कितने की? 12,50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग को 15 लाख में बेचा गया। ध्यान से देखना, लैंड एंड बिल्डिंग 12,50,000 की थी, उसे बेचा गया है 15 लाख में, लेकिन उसमें से भी कितना परसेंट कमीशन लिया है उसने? 2%। 2% का कमीशन चार्ज किया है। 15 लाख का 2% बनता है 30,000। तो 15 लाख में से 30,000 माइनस करा, 14,70,000। तो हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ? ठीक, आगे चलते हैं। मशीन जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख रुपए की है, वो हमारा क्रेडिटर लेके चला गया 10% के डिस्काउंट पे। सीधी सी बात है, जब भी किसी लायबिलिटी को किसी एसेट्स के साथ एडजस्ट कर लिया जाता है तो उसकी कोई जर्नल एंट्री को पास नहीं किया जाता।
अब वो लेनदार हमारी एसेट्स को जिस वैल्यू पे भी लेके जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उस ऐसी ट्रांजैक्शन की जर्नल को मेंटेन नहीं करना। राइट, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 60,000 की है उसे 125% के रेट से बेच दिया गया, तो यानी वही सिंपल सी एंट्री। फोर्थ में तो आना था नो एंट्री, फिफ्थ में आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने की इन्वेस्टमेंट है? 60,000 का 125%, 60,000 का 25% बनता है 15,000, तो यानी कि 125% बना 75,000। आगे चलते हैं। 75,000 की गुडविल है और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस ऑफ 10,000 का। गुडविल के बारे में कोई बात मेंशन नहीं है और फायर इंश्योरेंस एडवांस के बारे में भी कोई बात मेंशन नहीं है, तो उस केस में हम इसकी जर्नल एंट्री कोई पास नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे चलते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स, सबसे धाकड़ जर्नल एंट्री। ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ 1,60,000, half of the trade creditors accepted plant and machinery at an agreed valuation of 54,000 and cash in full settlement of their claims after allowing discount of 16,000 and remaining trade creditors were paid 90% in full settlement। ध्यान से देखना, ये भी समझाते हैं। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1,60,000 के। इसमें से 1,60,000 के ही हैं, ठीक है जी। इसमें से आधे क्रेडिटर्स अलग करो और आधे अलग करो। ये जो आधे वाले क्रेडिटर्स हैं, ये आधे वाले क्रेडिटर्स हमसे एक तो 54,000 की क्या ले गए? प्लांट एंड मशीनरी कह रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी ले गए। राइट, अब 80,000 हमें पैसा देना था, 80,000 ना देते हुए हमने इन्हें 54,000 की प्लांट एंड मशीनरी दे दी। अभी भी हमारे पास क्रेडिटर बचे कितने के? 26,000 के। ये जो भी 26,000 वाले क्रेडिटर्स बचे हैं, हमने उन 26,000 वाले क्रेडिटर्स को 16,000 का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद 10,000 की पेमेंट कैश में पे की है और रिमेनिंग 80,000 को हमने डिस्काउंट कितना अलाउ किया है? रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट पे की है 90% फुल सेटलमेंट में, तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने 90% पेमेंट क्या की है? पेड। तो 80,000 का 90% कितना हुआ? 72,000। इन दोनों को ऐड कर दो, 82,000। तो इतना ही पैसा हमारी जेब से गया है। राइट, हमने अपने लेनदार को जो कैश पे करा है 72,000 एक पे किया है, 10,000 एक पे किया है, तो 82,000 से एंट्री होगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे की जाएगी? कौन सी ट्रांजेक्शन है ये भी? एफ तो हमारी होनी नहीं है, जी। एफ की तो कोई एंट्री पास नहीं होनी, जी की एंट्री पास करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 82,000। राइट, तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के भी थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि हम डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज को कैसे मेंटेन करते हैं। अगेन आपके सामने एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जर्नल एंट्रीज का ही। तो इस वीडियो में अभी तक बरकरार रहिए, बरकरार रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी सी बात है, ये वीडियोस जो भी बनती है आपके फेवर के लिए ही बनती हैं। तो एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है? Pass necessary journal entries on the dissolution of a firm in the following cases. Dharam, a partner, was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of rupees 12,000 and he had to bear the dissolution expenses. Dissolution expenses 11,000 were paid by Dharam. Right? धर्म को अपॉइंट किया गया था कि आप हमारे बिजनेस के डिसोल्यूशन प्रोसेस में हेल्प कीजिए, जिसके लिए पार्टनरशिप फर्म ने धर्म को
12,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन भी अलाउ किया था, राइट। लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंस धर्म के थ्रू एक्चुअली में 11,000 पे हुए। हमेशा याद रखना है कि जब जब पार्टनरशिप फर्म अपने किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन का अमाउंट अलाउ कर देती है तो उतना अमाउंट उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर जरूर होता है, तो उतने अमाउंट से उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, राइट। चाहे उस केस में उस पर्सन के थ्रू वो अमाउंट ज्यादा पे किया जाए या उससे कम पे किया जाए, राइट। ये बातें पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि पार्टनरशिप फर्म धर्म को क्या रेम्यूनरेशन पे करेगी 12,000 रुपीज का, क्योंकि धर्म के थ्रू पार्टनरशिप फर्म की हेल्प की जा रही थी बिजनेस को डिसॉल्व कराने के लिए, राइट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट पे किया गया था उसे, 12,000 रुपए का। आगे चलते हैं सेकंड जर्नल एंट्री में। जय एक पार्टनर है, was appointed to look after the process of dissolution and was allowed a remuneration of 15,000 and Jay agreed to bear dissolution expenses. Actual dissolution expense of 16,000 were paid by Vijay, another partner, on behalf of Jay. अगेन जय को भी रेम्यूनरेशन अलाउ किया गया था 15,000 रुपए का, राइट। अगर जय को 15,000 का रेम्यूनरेशन अलाउ किया जाता है तो जय का भी अकाउंट 15,000 से क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल अकाउंट 15,000। लेकिन जय को तो पार्टनरशिप फर्म ने रेम्यूनरेशन अलाउ कर दिया, लेकिन वो रेम्यूनरेशन को अलाउ कर दिया, राइट, एज डिसोल्यूशन एक्सपेंस। लेकिन एक्चुअली में जय के थ्रू वो पैसा पे नहीं किया गया, किसी दूसरे पार्टनर के थ्रू पे किया गया जिस पार्टनर का नाम है विजय, राइट। लेकिन एक्चुअली में विजय के थ्रू उसका डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर दिया गया, वो भी कितने अमाउंट का, 16,000 रुपए का। अगर विजय पे करेगा लेकिन वो अमाउंट जय को पे करना था लेकिन विजय ने पे कर दिया, तो अब जय उतना ही अमाउंट विजय को ट्रांसफर करेगा, तो विजय की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगी। भैया वो पैसा जय को देना था लेकिन विजय ने दे दिया, अब जय अपने कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकालेगा, तो जय के कैपिटल अकाउंट में से 16,000 रुपए निकलेंगे। जय के कैपिटल अकाउंट में से 16,000 रुपए निकलेंगे और विजय को ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट। आगे चलते हैं। दीपा एक पार्टनर है, अगेन दीपा को भी रेम्यूनरेशन ही अलाउ किया गया 7,000 का, लेकिन एक्चुअली में ये 6,000 रुपए का अमाउंट फर्म के बैंक के थ्रू पे हो गया। जब दीपा को 7,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन अलाउ किया गया था तो फर्म को पैसा पे नहीं करना था, एक्चुअली में फर्म ने 6,000 का अमाउंट पे कर दिया। तो जो दीपा को 7,000 का रेम्यूनरेशन अलाउ किया गया है वो लिखते हैं, पहले उसकी एंट्री पास करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपा कैपिटल अकाउंट 7,000, राइट। उसके बाद आप देखना दीपा को 7,000 रुपीज पे किए गए थे लेकिन वो पैसा फर्म के थ्रू पे हो गया, तो फर्म का तो कैश कम हुआ। जब फर्म का कैश कम हुआ, कितना कम हुआ, 6,000 रुपीज का। अब ये 7,000 रुपए दीपा से वापस लिए जाएंगे, तो दीपा का कैपिटल अकाउंट 7,000 से डेबिट होगा, राइट। ये थर्ड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री होगी। अब चलते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। देव एक पार्टनर है, अगेन उसको भी 7,500 रुपए का कोई अमाउंट अलाउ किया गया है डिसोल्यूशन के काम के लिए, डिसोल्यूशन का काम कराने के लिए। ही टुक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन।
क्या नाम है इसका, देव। देव को पार्टनरशिप हमने कोई अमाउंट अलाउ किया था 7,500 रुपए का, लेकिन देव ने क्या किया कि वो अमाउंट ना लेते हुए वो पार्टनरशिप फर्म से स्टॉक लेके चला गया। तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी थी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी थी, जिस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए देव को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप हमारा डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर देना, जिसके लिए हम आपको रेम्यूनरेशन अलाउ करते हैं 7,500 रुपए का। तो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी पे हो जाती। अगर पार्टनरशिप फर्म ने देव को कोई भी अमाउंट अलाउ कर दिया तो पार्टनरशिप फर्म की जिम्मेदारी खत्म। अब देव ने भी क्या काम किया कि वो 7,500 रुपए का रेम्यूनरेशन ना लेते हुए पार्टनरशिप फर्म के स्टॉक को लेकर चला गया। तो यहां भी एसेट्स को लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जा रहा है, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। करने को तो आप इसकी ये एंट्री पास कर सकते हो, रियलाइजेशन टू देव, देव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन उस एंट्री को भी पास करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं ई पे। जीव एक पार्टनर है, जीव को भी एक कमीशन अलाउ किया गया 10,000 रुपीज का डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, और वो एग्री हो गया था कि ठीक है जी मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बियर कर दूंगा। लेकिन एक्चुअली में जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किए गए हैं वो जीव के थ्रू 12,000 रुपए के पे किए गए हैं, और वो भी फर्म का कैश निकाल कर। तो फर्म का ही कैश कम हुआ 12,000 से। तो जब पहले 10,000 रुपीज का अमाउंट जीव को अलाउ किया गया था उसकी एंट्री पास करेंगे। फोर्थ के बाद यहीं पे ही बता देता हूं, फिफ्थ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव कैपिटल अकाउंट। अब फर्म के कैश में से ध्यान से देखना, इसे यहां लिखते हैं आगे, फर्म के कैश में से 12,000 रुपए डिडक्ट हुए, क्योंकि जीव ने वो पैसा अपनी जेब से ना देते हुए फर्म के कैश में से अमाउंट निकाला और वो उसने इस लायबिलिटी को पे करा। तो जीव से 12,000 रुपए वापस लिए जाएंगे, तो वो पैसा जीव के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, राइट। जीव को पहले 10,000 रुपए दिए गए, अब जीव से 12,000 रुपए लिए जाएंगे। तो जब 12,000 रुपए जीव से लिए जाएंगे तो जीव का कैपिटल अकाउंट 12,000 से डेबिट कर दिया। लास्ट एंट्री पे चलते हैं। एक डेटर है 8,000 रुपए के, वो जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर है। एग्री टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में 8,000 रुपए के डेटर ऑलरेडी शामिल हैं, और ये बोला गया है कि वो एग्री हो गए थे कि हमारा रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे कर देंगे, जो कि कितने का है, 7,800 रुपए का है फुल सेटलमेंट में। सीधी सी बात है, इस केस में भी ये कौन सी एंट्री है, 6th, राइट। इस केस में भी एसेट्स को लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जा रहा है, तो यहां कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। कोई एंट्री पास ना करने के पीछे रीजन क्या है कि अगेन वही कि एसेट्स को लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जा रहा है, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि हम डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज को कैसे मेंटेन करेंगे, राइट। ये मेरे डिसोल्यूशन वन शॉट का 3rd पार्ट था, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैंने डिसोल्यूशन के वन शॉट को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। मेरे इसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ये था कि आप पहले पार्ट में टोटली कंप्लीटली इंट्रोडक्शन को समझोगे, उसे लर्न करोगे, उसके नोट्स बनाओगे। जो मैंने चीजें बोर्ड पर लिखवाई हुई थी, मेरा फॉर्मेट एज इट इज अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के बाद उसे याद कर लेना, और उसे याद करने के बाद मेरी सेकंड वीडियोस देखना कि सेकंड वीडियो में जो, यानी कि वन शॉट के सेकंड पार्ट को देखना, जिस सेकंड पार्ट में मैंने समझाया है कि हम रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे कैसे मेंटेन करते हैं। उसमें भी मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे खासे तरीके से समझाए। 3rd पार्ट में मैंने आपको समझा दिया जर्नल एंट्रीज। मैं चाहता तो ये तीनों के तीनों पार्ट मर्ज कर देता, लेकिन अगर तीनों के तीनों पार्ट मर्ज करता तो सीधी सी बात है, मुझे तो ये तीनों के तीनों पार्ट रिकॉर्ड करने थे। तो ये तीनों के तीनों पार्ट्स रिकॉर्ड करने के बाद मैं इन्हें मर्ज करने के बाद अगर ये वीडियो YouTube पे अपलोड करता तो ये इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती, मे बी 1.5 आवर्स तक या फिर मे बी 2 आवर्स तक, राइट।
तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही था कि मैं अपने आगे चल के जो भी शॉर्ट्स लेके आऊंगा उन शॉर्ट्स को मैं फर्दर कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। तो पार्ट्स में डिवाइड करने से ही ये पार्ट्स देखने आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होंगे। आप एक एक पार्ट्स को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पार्ट 1 में यही इंफॉर्मेशन है, पार्ट सेकंड में ये इंफॉर्मेशन है, पार्ट थर्ड में ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन सारे के सारे पार्ट्स आप देखना, आप मेरे वन शॉट के जितने भी पार्ट्स देखते चले जाओगे, आप मेरे सारे के सारे पार्ट्स देखना। आप जैसे जैसे ये सारे के सारे पार्ट्स आप देखोगे, आपका हर एक चैप्टर बिल्कुल परफेक्शन के साथ कंप्लीट होता चला जाएगा। उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी को जरूर करना, राइट। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।